Assalamu alaikum, and in today's video we're gonna be doing biology past papers 5090 paper 4 variant 1. So let's start with question number 1. So question number 1 says that respiration, which release energy from food in living organisms, can be summarized by the following equation: glucose plus oxygen gives us carbon dioxide and water. ठीक है, अब क्या है, a student investigated the rate at which oxygen was used for respiration by some small animals. The apparatus shown in figure 1.14 was used. ठीक है, the apparatus was sealed by closing the clip so that any changes in the volume of gases in the test tube and capillary tube resulted in the drop of colored liquid moving. The rate at which the drop of colored liquid move is related to the rate of uptake of oxygen by small animals. सही है। अब ये देखेंगे, हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमारे पास क्लिप लगा हुआ है और यहाँ पे ये रहे एनिमल्स। अच्छा, और यहाँ पे एक केमिकल भी है जो एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो मूव हो रही है इधर क्योंकि रेस्पिरेशन हो रही है। सही है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड दे प्रोड्यूस। तो हमें पता है कि यहाँ पे सामने आंसर गिवन है, ये हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि जो केमिकल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द केमिकल। ठीक है, अब पार्ट 2 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द ड्रॉप ऑफ कलर्ड लिक्विड मूव्स अलोंग द कैपिलरी ट्यूब टुवर्ड्स द स्मॉल एनिमल्स। तो कह रहा है कि ये जो कलर्ड ड्रॉप है ये इधर क्यों मूव कर रही है कैपिलरी ट्यूब से। तो हमें पता है कि कार्बन, हम जब इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हम जब इनहेल करते तो क्या हम जब इनहेल करते तो ऑक्सीजन अंदर आती है हमारे से, और एक्सहेल करते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती। तो ये जो एनिमल्स हैं रेस्पायर करें, जाहिर सी बात है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें जो कि केमिकल एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तो हमें पता है। तो ये जो इनहेल करेंगे वो होगा ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन इनहेल करें, क्योंकि यहाँ से सील है हमारे पास एपरेटस, तो ऑक्सीजन ना यहाँ से आएगी तो हमें, लेकिन यहाँ से ट्यूब जो है ना वो खुली हुई है कैपिलरी ट्यूब ना। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से लेगा तो इससे होगा कि जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है ये क्या आएगा, इसके करीब आ जाएगा एनिमल के। सही है, तो हम कहेंगे कि एज द एनिमल्स are inhaling ऑक्सीजन। ठीक है, ये होगा इसका आंसर हमारे पास। अब पार्ट बी कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द स्टूडेंट वीड एंड रिकॉर्डेड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द ड्रॉप of color liquid against the scale. Then readings were taken every 10 minutes for 40 minutes. ठीक है, तो ये रीडिंग्स लिए बाहर। अब हमसे क्या कह रहा है, ये हमें टाइम बताया हुआ है यहाँ पे और इसके हिसाब से रीडिंग है। तो हमें ये इनिशियल है, ये फाइनल है। सही है, तो इनकी रीडिंग्स ले लेते हैं सिंपल सा। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1.1, ये आ गया 1.2, ये आ गया 1.3। सही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली जो रीडिंग आएगी 0 पे वो आ रही है 1.3, और यहाँ पे ये आ गया 5.5, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 5.5 है। सही है, फिर हो गया 5.6 और ये हो गया 5.7। तो ये 5.7 नहीं है, 5.6 है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो ये 5.6 है, 5.7 नहीं है। सही है, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे आ गया ये 5.6।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या है, ग्राफ गिवन है, और ग्राफ जब भी गिवन होता है हमें पता है कि हमें एक कर्व बनाना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये ग्राफ हम इस टेबल से प्लॉट करेंगे। तो टाइम हमें पता है हमेशा एक्स एक्सिस पे आते हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये वाई एक्सिस पे आएंगे, सही है। तो ये क्या है, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये है पोजीशन ऑफ ड्रॉप। तो यानी यहाँ पे आएंगे हमारे पास ड्रॉप की पोजीशन, या आप पूरा लिखिएगा पोजीशन ऑफ ड्रॉप, और ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा आपका, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या आएगा, और टाइम, सही है। यहाँ पे टाइम आ रहा है आपका। अगर हम टाइम देखें तो हमारा 0 से लेकर 40 तक टाइम है। तो 0, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 30, और यहाँ पे आ गया 40, सही है। और अगर हम स्केल की बात करें तो ये 1.3, 2.5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तक लेनी है हमने स्केल में ना। तो ये मेरे पास ड्रॉप की आ गई, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और ये आ गया 5। सॉरी माय बैड, ये आ गया 5, सही है। अब ये 5 आ गया हमारे पास। अब हम रीडिंग्स ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि कहीं भी कर्व नहीं बनना चाहिए। अगर आपको जैसे 1, 2 और 3 पॉइंट्स गिवन हो, तो आप इन 3 पॉइंट्स को ऐसे जोड़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसे जोड़ेंगे, स्ट्रेट, चाहे वो कोई भी पोजीशन पर से, ये स्ट्रेट जाएगी। अब 0 पे है रीडिंग, 0 पे रीडिंग है 1.3, ये रही, सही है। तो 0 पे है 1.3, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0 पे 1.1, 1.2, 1.3। तो यहाँ पे आ गई हमारी रीडिंग 0 पे 1.3। ये हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, तो आ गई 1.3 यहाँ पे, सही है। इसके अलावा 10 पे है 2.5, 10 पे आ गई हमारी 2.5, सही है। और ये 20 पे आ गई 3.9, 20 पे आ गई 3.9, ओहो, 20 पे आ गई 3.9 यहाँ पे, सही है। इसके अलावा आगे चलते हैं और देखते हैं 30 पे आ गई 4.2, यानी 30 पे 4.4 ये 4.1, 4.2 ये रही यहाँ पे, सही है। और 40 पे आ गई हमारे पास 5.6, तो 40 पे आ गई, 40 पे आ गई 5.6, सही है। अब हमने इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। तो अभी मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकती, लेकिन आपने स्ट्रेट लाइंस बनानी है, सही है। तो ये सॉरी, ओहो, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, इसके बाद यहाँ से हाँ लेकर यहाँ तक, और फिर एंड में यहाँ तक। अच्छा, तो मुझे मसला हुआ है, तो हमारा ग्राफ इस तरीके बनेगा, सही है। अच्छा, ये आप लोग थोड़ी सीधी बनाइएगा, लेकिन आपने बात याद रखनी है, जहाँ स्ट्रेट लाइंस गिवन है इसका मतलब स्ट्रेट लाइंस ही बने, सही है। आपने कर्व बना के नहीं आना। जैसे अगर मैं इसका कर्व बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो आपने कर्व नहीं बनाना, बल्कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, सही है। आगे चलते हैं। यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द ड्रॉप एट 25 मिनट्स। 25 मिनट्स पे क्या है,
तो हमें पता है ये 20 है, तो ये हमारे पास 25 है। 25 ये रहा 25। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा शो योर वर्किंग ऑन ग्राफ, ये ज़रूरी है। अगर कहीं भी आ जाए शो योर वर्किंग ऑन ग्राफ, तो आपको ग्राफ पे दिखाना है। तो ये आ गया 25 से क्या होगी रीडिंग यहाँ पे, ये वाला, सॉरी हमने गलत किया, ये वाली जो है ना, ये वाली साइड, यहाँ पे क्या है, तो हमें पता है ये ग्राफ टच हो रहा है यहाँ पे अराउंड समथिंग राइट हियर। तो ये आ रही है हमारे पास रीडिंग 4.1 आ रही है, सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम द ड्रॉप की पोजीशन है 4.1, सही है। अच्छा ये जो वैल्यू है 4.1, ये वेरी कर सकती है, किसी का इससे कम आ सकता है, इससे ज़्यादा आ सकता है, ग्राफ पे डिपेंड करता है आपने क्या वो लिया है ग्राफ पे ना, सही है। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय ड्रॉप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, सही है। तो अगर हमें ये मालूम करना है डिस्टेंस, हमें पता है। अच्छा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो इसको बोल रहे हैं हम कि यहाँ का डिस्टेंस बताओ, तो हमें पता है इसकी हमने यहाँ रीडिंग ली है 1.3 ये रहा, और इसकी रीडिंग ली थी हमने 5.6, सही है। ये ली थी ना रीडिंग्स, तो आपने सिंपल से जाना है यहाँ पे और लिख देना है क्या था, हाँ 5.6 में से -1.3, तो आपको आंसर आ रहा है 4.3, ठीक है। ये आंसर सबका सेम होना चाहिए, मार्किंग स्कीम में भी है क्योंकि हमें ऊपर ये रिकॉर्डेड वैल्यूज़ गिवन थी, सही है। तो यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ना वेरी कर सकती हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए, सही है। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रॉप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। तो सेंटीमीटर पर मिनट हमने क्या करना है, रेट ऑफ मूवमेंट, तो सेंटीमीटर तो हमें पता है, हमने अभी भी निकाला 4.3 आ रहा है, सही है। हम क्या करेंगे कि 4.3 को डिवाइड करना है पर मिनट, तो मिनट हमारे पास इस ग्राफ में ये रहा, तो हमने इसका वो निकाला, वो आया 4.3 पर मिनट। मेरे पास कितने सेकेंड मिनट्स हैं 40, तो हमने क्या करना है, ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है और ये मिनट्स, सही है। तो हमने करना ये है कि हमने करना है 4.3 को डिवाइडेड बाय 40, तो आपका आंसर आएगा 0.1075, सही है। ये आपका आंसर आ रहा है, तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे 0.1075। और पार्ट डी कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट शुड रिपीट दिस इन्वेस्टिगेशन सेवरल टाइम। तो हमें पता है जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन को रिपीट करने का वो है ना अल्फाज, तो हमने सिंपल से लिख देना है टू गेट reliable and confident results। ये बात याद रखनी, जब भी कभी रिपीट क्यों करनी है इन्वेस्टिगेशन, ताकि रिलायबल और कॉन्फिडेंट रिजल्ट्स मिल सकें, सही है। अब क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या मतलब हुआ, हमने एक्सपेरिमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ ली थी जिसको हम जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल से कहेंगे हमने लिया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये एनिमल को। तो अब जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हमने तो हम क्या करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन उसमें जो ना इस दफ़ा जो होगा ना वो एनिमल को नहीं लेंगे, इससे क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगा, समझे।
अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्लासिफिकेशन से आया, सही है। क्वेश्चन का कह रहा है हमें आर्थ्रोपोड्स गिवन है 4, ये हमसे वो कह रहा है कि बताओ, वेट अ सेकेंड, हाँ ये जीनस की है, नहीं कंप्लीट करो इस ग्राफ, बहरहाल इस ग्राफ को कंप्लीट करना है। अच्छा आर्थ्रोपोड्स बताया 1 2 3 4 गिवन है। अच्छा जिसकी विंग एब्सेंट है यानी विंग नहीं है, तो हमें पता है यहाँ पे किसकी विंग नहीं है, 2 और 4 की। नंबर ऑफ 8 लेग्स, 8 लेग्स किसकी हैं, तो हम गिनेंगे यहाँ पे आके इन दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी एरेनियस पहला वाला हमारे पास आ गया, एरेनियस, ठीक है। और विंग एब्सेंट है और नंबर ऑफ लेग्स 10 और मोर है, तो हमें पता है एंड में ये रह गया, तो ये लिख देते हैं लिथोबियस, सही है। आगे चलते हैं, विंग प्रेजेंट है, तो हमें पता है इन दोनों में विंग प्रेजेंट है, यही रह गए, सही है। 2 विंग्स है, तो 2 विंग्स इन दोनों में इसकी है, मुस्का, सही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मुस्का। और 4 विंग्स है, तो ये रह गया मैक्रोमिया, सही है। ये कंप्लीट हो गया, आराम से आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। आगे चलते हैं, डिस्क्राइब अ डिफरेंस इन वन अदर फीचर not used in the key to distinguish between Arrhenius and Lithobius. Arrhenius और Lithobius के बीच डिफरेंस बताएं जो आपको की में नहीं मिला हो, यानी हमें पता है विंग प्रेजेंट एब्सेंट है, इतनी लेग्स हैं, तो इन दोनों के अलावा कोई भी दूसरी बात, एक बात, सही, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये रहा 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक बात कोई भी बता दो कि हमारे पास यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कि इसकी मैनी सेगमेंटेड बॉडीज है, जब बॉडी पार्ट्स हैं यानी इसकी सेगमेंटेड बॉडीज ज़्यादा है और इसकी कम है। और ये भी लिख सकते हैं इसका एंटीना है और इसका नहीं है, तो हम एंटीना वाला लिख लेते हैं, ये एंटीना नहीं है, अगर किसी को नहीं पता हो ये एंटीना नहीं है। एंटीनास हमारे ऐसे होते हैं बड़े बड़े, दीज आर नॉट एंटीनास, सही है। तो इसके एंटीना है, इसके नहीं है, एंटीना वाला लिख लेते हैं कि बहरहाल इसके लिख दो, इसके एंटीना नहीं है, एंटीना नहीं है और इसके हैं, सही है, आप ये लिख दिएगा। आगे पार्ट बी कह रहा है फिगर पॉइंट 2.3 is a photograph of an immature arthropod that lives in water, सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या बनानी है, लार्ज ड्राइंग ऑफ द इमेच्योर आर्थ्रोपोड। अच्छा कभी भी आपको कभी ड्राइंग का बोले कभी भी, तो आपने करना कुछ इस तरीके से होगा, उसकी एक तो बड़ी इमेज बनानी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कोशिश करनी है कि ये जो साइज़ है ना इससे तो बड़ा ही बने, यानी इतना बड़ा पेज है तो आराम से बड़ा सा बनाओ और क्लियर बनाओ। और तीसरी चीज़ जो है ना कि शेडिंग नहीं करो, क्या आप अपनी आर्टिस्ट ही झाड़ रहे हो भाई, शेडिंग कर रहे हो वहाँ भाई, तो शेडिंग वेडिंग नहीं करनी, सही है। तो अगर मैंने इसकी ड्राइंग बनाई तो ये जो चीज़ है ये इसकी टेल है, तो ये पूरी अच्छे से बिल्कुल ड्राइंग बनानी है आपने, सही है। तो हमने अगर इसकी ड्राइंग बनाई रफ सी, क्योंकि मैं रफ बना रही हूँ, मेरे पास अभी वो नहीं है कि मैं अच्छी बनाऊँ, ये मेरे पास वाटर सरफेस आ गई, और ना ही लेबलिंग करनी, लेबलिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो, सही है। फिर मेरे पास इसका एंटीना आ गया, ये करके यूँ, सॉरी क्या आया, करके अभी यूँ 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 यूँ। अच्छा भाई मेरी ड्राइंग मैं बता रही हूँ फिर से, मैं एक आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे पास एक अच्छा होनी है, आपने अच्छी बनानी है, सही है। अब क्या करें, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू जॉइन ए एंड बी ऑन फोटोग्राफ इन फिगर 2.3, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑफ द आर्थ्रोपोड एज इट अपेयर्स। अब क्या करना है, मेजर करना है और रिकॉर्ड करना है उस लेंथ को। सिंपल से क्या करो,
ए और बी है, यहाँ पे जाके एक लाइन बनाओ और इसको मेजर करो। सही है। हाँ, तो अगर मैंने इस लाइन को रिकॉर्ड मेजर किया ना, तो ये अराउंड आएगा मेरे पास, ये अराउंड 5 सेंटीमीटर आ रहे हैं मेरे पास। सही है। ये मैंने मेजर नहीं किया है, लेकिन मेरे पास की वो है कॉपी पड़ी हुई। तो ये तो ऑफ कोर्स मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन मैंने जब मेजर किया था तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ रही। सही है। अब कह रहे थे एक्चुअल द लेंथ ऑफ द बॉडी, एक्चुअल ऑफ द बॉडी 16 मिलीमीटर। अच्छा, ये एक्चुअल लेंथ इसकी जो क्या कहते हैं आर्थ्रोपॉड की बॉडी की है, वो ये है। यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इन फोटोग्राफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है क्वेश्चन में हमें 16 मिलीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में हमें 16 मिलीमीटर गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में 16 मिलीमीटर गिवन है और आंसर हमारा 5 सेंटीमीटर में आया है। तो हमने पहले 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है। तो 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करने के लिए मैंने इसको करना होगा मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आंसर आ रहा है मेरा 50 मिलीमीटर। सही है। अब हमने फॉर्मूला लगाना है मैग्निफिकेशन का, जो होता है एक्चुअल अपॉन इमेज। एक्चुअल है मेरे पास 16 और इमेज का है 50। इन दोनों को डिवाइड करने से मेरा आंसर, अच्छा सॉरी हमारे पास फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया। सॉरी। फॉर्मूला हमारे पास होता है इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज। सही है। या इमेज लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो इमेज की लेंथ क्या आ रही है, 50 आ रही है। एक्चुअल लेंथ क्या क्वेश्चन में गिवन है, 16। कभी भी नहीं करिएगा कि आप 5 सेंटीमीटर के साथ लिख के आ जाएं 16 की, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स ज़रूरी हैं एक जैसे होना। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 3.125। सही है। तो ये मेरे पास का आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। A student investigated the effect of exercise on their heart rate. The student measured their heart rate when resting. They did this by sitting down and counting the number of heartbeats in 15 seconds and then खैर टेबल समझते हैं। यहाँ पे गिवन है टाइम आफ्टर एक्सरसाइज मिनट्स में, यहाँ पे गिवन है हार्ट बीट कितने सेकंड में, 15 सेकंड्स में कितनी हार्ट बीट आ रही। सही है। उसके अलावा आगे क्या है, हार्ट बीट्स पर मिनट। सही है। तो हमें इसकी गिवन है 132 गिवन है, हमें इसकी मालूम करनी है। तो अगर हम देखें कि ये 15 सेकंड्स में गिवन है और ये पर मिनट में, तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ऐसा ही है। तो आखिर 15 सेकंड्स में कितने मिनट होंगे, क्योंकि पर मिनट में आंसर निकालना है ना। तो पर मिनट के लिए हमें मिनट का पता नहीं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो उसमें 15 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो हमने क्या करना है, इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 60 ओवर 15। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4 आ रहा है इसका आंसर। यानी अगर मैंने देखा 30, इसको मैंने 4 से किया, इसको मैंने 4 से किया, इसको मैंने 4 से किया, तो मेरा आंसर यही आएगा। सही है। अब इसको भी 4 से कर दूँ, 22 को 4 से करने से मेरा आंसर आ रहा है 88। अच्छा जी, ठीक है। और अब क्या, ये टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 3 मिनट। तो हमें पता है 1 मिनट में, ये 2 मिनट में और ये 3 मिनट में, यानी टोटल 3 मिनट्स में। तो यानी इन सब का क्या ले लेना है हमने, सम। तो इन सब का जो सम होगा वो होगा अराउंड, कैलकुलेटर में प्लग इन करने से इसका आंसर आ रहा है 324। सही है। तो इस टेबल के आपको मिल गए 2 मार्क्स। अब क्या कह रहा है, यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन द टेबल टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन द स्टूडेंट्स हार्ट रेट ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या फ़र्क आ रहा है हमारे, अगर हार्ट बीट्स पर मिनट हम देखें तो इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रही है। तो हम लिख देंगे द हार्ट रेट डिक्रीजेस, नहीं, द हार्ट बीट्स पर मिनट डिक्रीजेस।
सही है। तो आप लिखेंगे हार्ट रेट पर मिनट डिक्रीजेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा ऐसे मार्क्स के 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं हमारे P4 में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होता है और इसमें ज़्यादा अच्छा लिखना होता है, क्योंकि ये अच्छा खासा मार्क्स, अगर ये नहीं हुआ सवाल तो अच्छे खासे मार्क्स चले जाएंगे। तो इसको बैठ के समझते हैं, क्योंकि बच्चों के ज़्यादातर P4 में ना अच्छा वो कर नहीं पाते। वो कहते हैं कि हमारे बड़े मार्क के क्वेश्चन जो है ना वो छुड़ गए, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, द टाइम इट टेक्स फॉर द हार्ट रेट टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग rate after exercise depend on person's fitness. A fit person's heart rate returns to normal in a shorter time. Plan plan an investigation to determine which of two athletes is the fittest. तो हमने एक इन्वेस्टिगेशन प्लान करनी है जिसमें हम हार्ट रेट को मेजर करेंगे और बताएंगे कौन सा ज़्यादा फिटेस्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हम ले रहे हैं, एथलीट्स। तो अगर हमें एथलीट्स चाहिए तो हम या तो फीमेल लेंगे दोनों को, या दोनों को मेल लेंगे, क्योंकि जेंडर तो एक ही होगा ज़ाहिर है। तो मैं जो इन्वेस्टिगेशन ले रही हूँ ना, मैं ले रही हूँ एक मेल। ठीक है, क्योंकि मेल की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास मेल आ गया, अब मुझे क्या करना होगा, जेंडर मैंने पिक कर लिया, मेल है, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा कि मुझे बताना है यहाँ पे कि मैं हार्ट रेट मेजर कैसे करूँगी। तो मैं हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज दोनों को मेजर करूँगी। ठीक है, बिफोर का पहले लिखना है आपने अच्छे से, और फिर आफ्टर का लिखना है। फिर तीसरी चीज़ जो मैं करूँगी, मुझे बताना है मैं हार्ट रेट आखिर मेजर करूँगी कैसे। तो मैं एक फिंगर लूँगी, उसको मैं अपने पल्स पे रखूँगी, फिंगर से पल्स पे रख के इसको अराउंड 15 सेकेंड्स तक मेजर करूँगी। ठीक है, ये मैंने मेजर लिखा है। ठीक है, फिंगर को पल्स पे रख के 15 सेकेंड तक मेजर करूँगी, फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा। फिर इसको मैं एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए ना मैं मल्टीपल रीडिंग्स ले लूँगी, और फिर इसका क्या ले लूँगी, एवरेज। मल्टीपल रीडिंग्स का एवरेज ले लूँगी, एवरेज। और फिर जब मैं वो एवरेज ले लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएंगे, एक्यूरेट रिजल्ट्स के कौन सा दोनों में से, दोनों मेल्स में कौन सबसे ज़्यादा फिट है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स है जिनको आप 6 मार्क के क्वेश्चन में अच्छे से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे करनी है कि दोनों का टाइम भी तो लेंगे हम एक्सरसाइज का आफ्टर। तो आफ्टर में हम लोग टाइम भी मेजर करेंगे, टाइम जो दोनों ने लिया होगा एक्सरसाइज करने पे। सही है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं स्टेट दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इन योर इन्वेस्टिगेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता है टाइम है। ठीक है, टाइम है ना डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप कि आपको ये पास पेपर की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। ठीक है, लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो हमें बताएं अगर आपको और ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आप सबका स्टार बने और बहुत अच्छे ग्रेड्स बनेंगे। और बस मेहनत करिएगा, मैं ये कहूँगी। और बस अल्लाह हाफिज़। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।